स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास पेशकश में। और ये बेहद खास पेशकश हम खास आप लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने निवेश को लेकर, अपने पैसे को लेकर सही फैसला ले सकें। और मेरे साथ एक बार फिर से समय मुझे दिया है हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया ने। स्वागत है सर आपका। और आज हम बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि बाजार में बहुत गर्म भी है, खबर गर्म है जैसे कि लोग कहते भी हैं। तो अदानी का ये किस्सा हुआ, उसके बाद बाजार में गिरावट आई, उनका जो मार्केट कैप है वो आधे से ज़्यादा साफ हो गया, हाय तौबा मच गई बाजार में। सबने कहा कि अब तो बाजार अब उठेगा ही नहीं, जो कमर टूटी है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं 24 जनवरी के आसपास ये अदानी का मामला सामने आया था, उसके बाद बाजार उस लेवल से ऊपर जा चुका है। आपसे जब मैंने पिछली बार बात की थी, आपने भी मुझे समझाया था कि बाजार का टेम्परामेंट क्या है, बाजार के सोच के साथ चलता है, और आप जो लोगों से बात करते हैं आपकी सेंस क्या है, आपकी एनालिसिस आपने समझाई। आपने हाल ही में चैनल पर बात की बाजार के दिग्गज से, रमेश धर्मानी से, उन्होंने कहा कि बुल रन चल रहा है भाई, पैसा लगाओ। तो ये हो क्या रहा है? बाजार ने इतने बड़े क्राइसिस को, अगर मैं इसको बड़ा क्राइसिस कह सकूं, पचा लिया, हजम भी कर लिया और लोगों को कमा कर भी दे दिया। कविता जी देखिए, जब भी मार्केट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हाँ। शॉर्ट टर्म, हाँ, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मार्केट केवल सेंटिमेंट है, हिंदी में हम बोल सकते हैं भावनाएं। हाँ। शॉर्ट टर्म में केवल भावनाओं पे मार्केट ट्रेड करता है। हाँ। सोमवार को 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। हाँ। जब मंगलवार को सुबह खुलता है। हाँ। तो ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होता है। हाँ। मगर मार्केट प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, बिकॉज बायर एंड सेलर की जो भावनाएं होती हैं, जो शॉर्ट टर्म मार्केट का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। right. तो शॉर्ट टर्म मार्केट इज अबाउट सेंटिमेंट। ठीक है, अच्छा सेंटिमेंट या बुरा सेंटिमेंट। मीडियम टर्म जिसे हम बोलते हैं 2 से 3 साल या 3 से 5 साल, उनमें मार्केट हमेशा फ्लोज और वैल्यूएशंस पर चलता है। राइट। कि भाई आपने किस एफआई फ्लोज क्या आ रहे हैं, हाँ, एसआईपी फ्लोज किस तरह से आ रहे हैं, आपने जिस स्टॉक में निवेश करा है उस कंपनी में क्या हो रहा है, हाँ, किस लेवल पर आपने निवेश कर रहा है, उसे मीडियम टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है वो इकोनॉमी का रुख होता है। जैसे हम अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें तो 1980 से 2021-22 ये अमेरिकन इकोनॉमी एक प्रकार के बुल रन में रही है। हाँ। हालांकि हर इकोनॉमी में कोई क्राइसिस आए हैं। बिल्कुल। 2000 हुआ, 9/11 हुआ, 2008 में क्राइसिस हुए, कोविड क्राइसिस हुआ, मगर जो अमेरिकन इकोनॉमी का जो रुख है वह मजबूत है और मजबूत होता रहा। बिल्कुल। और भारत में भी मुझे उस प्रकार के पैरेलल साइंस अब देखने को मिल रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्या इस समय जो इकोनॉमी के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या वह इस समय अलाइन हो रहे हैं? okay. इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आपको सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज होना चाहिए और वो मिलनी चाहिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हिंदुस्तान में इस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़बरदस्त है। बिल्कुल। हिंदुस्तान की हम जब बात करते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, पहला सवाल होता था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। हाँ। अब वो सवाल हम डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ। जो फॉरेन में निवेश भी करते हैं वो बात को में निवेश नहीं करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आपको लॉ एंड ऑर्डर मिलता है। हाँ। आपको टैक्स और कॉर्पोरेट जो हम कहते हैं ब्याज दर, उनके पे आपको एक प्रकार का व्यू बनता है। बिल्कुल। तो उसको लेकर के इंडिया का जो व्यू है अब प्रिडिक्टेबल हो चुका है। हमने बजट देखा है। हाँ। पिछले 3 साल से बजट हम और आप जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए बड़ा ही खराब न्यूज़ है कि बड़ा इजी हो गया समझना। हाँ। बिल्कुल। बड़ा आसान हो गया, तो प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। हाँ। ये सेकंड फैक्टर है। हाँ। थर्ड फैक्टर है आपका जो इकोनॉमी है इस समय एकदम डिजिटल रूप ले चुका है। भले ही वो आधार हो या भले ही सिबिल हो, या फिर हमने देखा कि कोविड में किस प्रकार से कोविन ऐप बनी थी। तो आपकी जो पॉपुलेशन इस समय डिजिटल की वजह से प्रोडक्टिविटी गेन में जा रही है। बिल्कुल। चौथा, आपके पास एक यंग पॉपुलेशन है जो कि इस समय आपके पास काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। जापान, अमेरिका, यूरोप के अंदर जो पॉपुलेशन उनकी एज हो रही है। बिल्कुल। हाँ। मगर एक यंग पॉपुलेशन जिसे हम यूथ का एडवांटेज बोलते हैं, इस समय भारत में है, किसी और पे नहीं है। तो इंडिया में इस समय स्केल है क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ है, स्किल है, हम देख चुके हैं इंडियंस। हाँ। अब कितनी जगह पे जा कर के अपनी एफिशिएंसी अब दिखा रहे हैं। तो स्किल है और साइज़ है। हाँ। तो हम 3 चीज़ जब एक साथ जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो रुख रहेगा इकोनॉमी का आने वाले समय में, हाँ, आने वाले 5-7 साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसीलिए क्या बाजार ने भी पचा लिया इतने बड़े क्राइसिस को?
देखिए, पिछली कुछ क्राइसिस की हम बात हाँ, मैं बात उसी पर अगर आ रही करें, थी क्योंकि पिछले दफ़े जब जो भी अगर हम जो भी सीरीज़ ऑफ हमने इवेंट्स आते हुए देखे, हर बार जब क्राइसिस की बात आती है तो लोग 2008 का एग्जाम्पल देते हैं। उससे बाहर निकलने में बड़ा समय लग गया, लोगों की ज़िंदगियाँ फाइनेंशियली पूरी तरह से ख़राब हो गई, इतना डीप क्राइसिस था। लेकिन अब की बार आभास भी नहीं हुआ। आप कोविड क्राइसिस की जैसे बात नहीं कर रहे हाँ। हैं, क्योंकि मार्केट संभल चुका है। बिल्कुल। आज से 10 साल पहले अगर मैं बोलता कविता जी, हिंदुस्तान का जो सेकंड बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है उसमें 50% की गिरावट आई है और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और मार्केट में क्या होगा, तो एक बार डर सा लगता है। हाँ। मगर आप देखिए, इस बार जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि अडानी ग्रुप के अंदर गिरावट आई, मगर उसका डोमिनो इफेक्ट शेयर मार्केट में, इकोनॉमी में देखने को नहीं मिला है। इसका प्रमुख कारण है कि आपकी इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है। आपकी इकोनॉमी अब एक सिंगल कंपनी पर या सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी इकोनॉमी के अंदर और जो स्ट्रेंथ आई है वह सिर्फ एक कंपनी या ग्रुप की वजह से नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी का जो रुख है वह काफ़ी बदल चुका है। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन ए पर्टिकुलर कंपनी और ए पर्टिकुलर सेक्टर टू रियली ग्रोथ के लिए। देखिए, आईटी आपका अच्छा चल रहा है, कंज्यूमर ट्रेंड्स आपके अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप बड़े हो रहे हैं। अगर आप देखिए, एग्री के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा हमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। और कमाल की बात है कविता जी, मैं इतने साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने अपने अनुभव में नहीं देखा है कि इतना बड़ा असमंजस में मार्केट था, इतनी बड़ी वेल्थ इरोजन हुई नेट लेवल पर, और मार्केट 3-4 दिन के बाद एकदम संभल गया। अब मैं बात करना चाहती हूँ उस बात पर जो बाजार का मूड खराब कर सकता है, लंबे समय के लिए खराब कर सकता है। अभी जो हमने गिनाए, जो बुनियादी तौर पर भारत मजबूती से खड़ा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उस बुनियाद को शायद हिला सकती है? तो मैं बिजनेस रिलेटेड बातें करता हूँ कि भाई, अगर आपको 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो रहा है और 5 से 10 जाना है, मैं तो उम्मीद करूँगा हम 10 से भी ऊपर जल्दी छलांग मारे। तो 2 बड़े पिलर क्या हैं जो कि सफिशिएंट और नेसेसिटी कंडीशंस हैं। वन इज़ कैपिटल, जिससे हम कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को ग्रो करना है, क्योंकि आप में कैपिटल जो है, कैपिटल स्टाव इकोनॉमी है, बिकॉज आप एक फॉरेन फ्लोस पर डिपेंडेंट हैं, आप ओवरसीज़ कैपिटल पर डिपेंडेंट हैं। क्या हिंदुस्तान की सेविंग्स, क्या हिंदुस्तान में इतनी कैपिटल कहाँ से आएगी? क्योंकि आप हमेशा फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। आपको डोमेस्टिक कैपिटल में भी इजाफा देखना पड़ेगा। हमने शेयर बाज़ार में देखा किस प्रकार से फॉरेनर्स ने बेचा था और किस प्रकार से हमने देखा कि सिप इन्वेस्टर्स ने लास्ट ईयर मार्केट को गिरने नहीं दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हमें नेसेसरी कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास, बहुत लोकली एंड ग्लोबली। उसके बिना नहीं तो आप ग्रो कैसे करेंगे? इट इज़ लाइक सिंग, अगर आपको कहीं जाना है तो गाड़ी तो है जी साहब आपके पास, मगर फ्यूल तो चाहिए। फ्यूल इज़ कैपिटल। तो फ्यूल आ गया आपके पास, अब गाड़ी की बात करते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा वीक लिंक है, काफ़ी सालों से रहा है और अभी भी मेरे हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, वी कैन फील वेरी हैप्पी अबाउट सम प्रोजेक्ट्स विच आर वेरी नाइस। बॉम्बे में सीलिंग आ चुका है, दिल्ली आगरा का रोड आ चुका है। मुझे बोला गया है कि दिल्ली टू बॉम्बे का जो रोड सफ़र है करीब 30% कम हो चुका है, नया हाईवे बना है। कुछ प्रोजेक्ट बड़े अच्छे हैं, मगर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बननी है तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा, हम देख रहे हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस में स्टेट सेंटर में इश्यूज आ जाते हैं। कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में अगर ग्रोथ नहीं आती है, अगर इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप एक वर्ल्ड क्लास इकॉनमी नहीं बनेंगे। तो वर्ल्ड क्लास इकॉनमी अगर हम बनाने के रास्ते पर निकल चुके हैं, और अगर मैं इसको अमृतकाल, क्योंकि ये अमृतकाल का समय है जो शुरू हो चुका है, अब इसको हमें और मजबूती देनी है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे आगे निकलें। आप बहुत सारे विदेशी फंड मैनेजर से भी बात करते हैं, व्यू लेते हैं। मुझे ये बताएं कि विदेशी फंड मैनेजर्स और जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी नज़र में भारत कहाँ पर है, कैसा उभर रहा है इमर्जिंग मार्केट्स के लिहाज से भारत, और कितना बड़ा दांव वो भारत पे खेलना चाहते हैं? देखिए, इंडिया इज टू बिग टू बी इग्नोर्ड फॉर एनीवन नाउ। भले ही वो इन्वेस्टर्स हों, भले ही वो कॉर्पोरेट्स हों, भले ही वो कोई भी कंज्यूमर फेसिंग कंपनी हो, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर आपके पास एक ग्रोइंग इकॉनमी है, एक मिडिल क्लास है जो कि प्रॉमिस दे रहा है एज अ कंज्यूमिंग मार्केट, और आपके पास यहाँ पर एक प्रॉमिस है कि जो कंजम्पशन पैटर्न्स है आपकी पर कैपिटा बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान
सबके रडार पर है। ओके। तो एक होता है शॉर्ट टर्म, जिससे हम बात कर सकते हैं 3 से 6 महीने की। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है जी, मार्केट के अंदर सीजनैलिटी आती है। पिछले साल हिंदुस्तानी मार्केट ऊपर थे, चाइना नीचे था। इस साल क्योंकि चाइना वापस खुल रहा है, सब बोलते हैं भाई वहीं भी चलते हैं थोड़ा, क्योंकि इंडियन मार्केट बढ़ चुके हैं, 1-2 क्वार्टर का वेट करते हैं, संभल जाने दीजिए, हम वापस आएंगे, चाइना सस्ता है। तो ये रिलेटिव चीज़ें जो है ना, ये चलती रहती है। अच्छा। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं जी अरे आप क्या इंडिया की बात कर रहे हैं, FIs तो बेच रहे हैं। हाँ, अजीब सी बात है, सही बात है। रिकॉर्ड आउटफ्लो था, रिकॉर्ड आउटफ्लो इस साल भी है। मगर मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टर्म चर्न होता है। जब आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं तो आप कई देशों में पैसा लगाते हैं, तो वो हो सकता है इस समय रिलेटिव, क्योंकि चाइना का मार्केट 3-4 साल से कहीं नहीं गया है। इंडियन मार्केट और चाइनीज़ मार्केट के अंदर बड़ा आउट परफॉर्मेंस इस पर आ चुका है। इंडिया यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है, तो सबका मानना है जी इंडिया को वहाँ रहने दीजिए, हम बेचेंगे नहीं, मगर इंक्रीमेंटली हम थोड़े समय के लिए चाइना में भी जाना चाहते हैं, बिकॉज हमें अपना रिस्क भी कम करना है। हाँ। तो ये कई टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट्स में शॉर्ट टर्म हम FI आउटफ्लोज देख रहे हैं। मगर आप अभी भी देखें तो जो FI की जो कमिटमेंट है नेट लेवल पे बहुत कम नहीं हुई है। हाँ। नेट लेवल पर उनके जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, भले HDFC बैंक में हो, रिलायंस में हो, TCS में, इन्फोसिस में हो, HUL में हो, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई कमी आ रही है। अब बड़ी कंपनीज़ की बात करें, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं अब आकर के इंडिया में निवेश करना चाहती हैं। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने बोला कि भाई इतना बड़ा एयरबस को ऑर्डर मिला है कि जिससे एयरबस और बोइंग को ऑर्डर मिला है कि जिससे अमेरिका और यूरोप में एम्प्लॉयमेंट आ सकता है। तो पहली बार हमने देखा कि कितने गर्व की बात है कि एक इंडियन कंपनी ने, एक प्राइवेट कंपनी ने ऑर्डर दिया और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आकर के उनको धन्यवाद बोला। कितने गर्व की बात है। तो ये हिंदुस्तान का नया रुख है। हाँ। हमें इस बात को इस पे गर्व करना चाहिए, हमें इस बात को महसूस करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आता रहेगा, आप मेरे से बेहतर समझती हैं, वो वॉलेटाइल नेचर इक्विटी का है, शायद इसीलिए वो प्रीमियम एसेट है। मगर आप हिंदुस्तान के अंदर फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसा निवेश करते हैं कविता जी, तो आप मेरे हिसाब से एक लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो धाक भारत जमा रहा है, आपने बड़ी खूबसूरती से भी समझा दिया दर्शकों को, निवेशकों को कि यही समय है, पैसा लगाओ। पैसा कितने समय के लिए लगाएं? अमृतकाल शुरू हो चुका है, लंबा लगाएं? कविता जी, आपको जब निवेश करना है तो आपको कई फैक्टर्स एनालाइज करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कितनी अवधि के लिए पैसा लगा रहे हैं, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट कब है। हाँ। तो जब आप निवेश करते हैं तो ये फैक्टर्स सब इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होते हैं। अगर आपके घर में शादी है, आपको 6 महीने बाद अगर पैसे की जरूरत है तो इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, सही बात है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस 0 है तो आपको इक्विटी में एकदम भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। मगर आपका रिस्क टॉलरेंस अगर 15 से 25% है, कहते हैं ना जी पेट का पानी नहीं हिलेगा अगर मार्केट नीचे जाता है, तो इक्विटी में ज़रूर निवेश करना चाहिए। हाँ। लोग मुझे बोलते हैं जी अरे हम तो 60-70 साल के, हम इक्विटी में निवेश क्या करें? तो मैं जवाब देता हूँ, जब अपने लिए निवेश नहीं करिए, अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए निवेश करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना मत सोचिए। वाजिब बात है, 70 साल के बाद अगर आप इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहते हैं मगर आपके पास सरप्लस इनकम है, तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस के लिए निवेश करिए। मगर इक्विटी में उन्हीं को निवेश करना चाहिए जो लंबा सोच सकते हैं, मिनिमम 5 ईयर्स, ये मूल मंत्र है। हाँ। उसमें आप कितनी कैपिटल के अंदर 20 से 25% की वॉलेटिलिटी आप सहन कर सकते हैं। Okay. अगर आप चाहते हैं कि मुझे एकदम वॉलेटिलिटी नहीं मिले तो इक्विटी में जी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। मगर हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट, when you are in a high growth phase of a country and when the demographics are very favorable, तो लंबी अवधि में इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देती है। जब मैंने अपना करियर चालू करा था कविता जी, मैं आया था बॉम्बे में मई 2003 में। अच्छा। जब सेंसेक्स था 5000। अच्छा। अब देखिए सेंसेक्स क्या है। बिल्कुल। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप द फेथ कि आने वाला कल, जो हमने पिछली बार बात करी थी, आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान में आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। वॉलेटिलिटी आती जाती रहेगी। धैर्य रखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बिलीव करिए और डट के रहिए। और इस बार जो हम बात कर रहे हैं, कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है भाई, जो भी खराब हो सकता था हो गया, अगर मार्केट गिरा नहीं है। दैट जस्ट टेल्स यू दैट हाउ मार्केट हैव बिकम नाउ वेरी मैच्योर। दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन ए पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप। जब सत्यम हुआ था कविता जी, इसी ऑफिस में हम थे, 2009 की बात थी, और जिस दिन सत्यम हुआ था, शायद वो थर्सडे या फ्राइडे था, उस दिन सभी के सभी IT स्टॉक्स
10 से 15% गिरे थे, बिकॉज सत्यम की वजह से सबको लगा कि सब आईटी कंपनीज में प्रॉब्लम आएगी। IL&FS का जब क्राइसिस हुआ था, शायद 2005-6 साल पहले हुआ था, उसके बाद बॉन्ड मार्केट में जो हाहाकार हुई थी, उसने मार्केट को एकदम 6 महीने के लिए हिला दिया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो हमें इस बात से एक तो काफ़ी खुश होना चाहिए, और इंडोर्स करता है इस बात को लेकर के दैट हिंदुस्तान का जो फंडामेंटल है इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। और इस दरमियान जिन लोगों ने अपना निवेश नहीं रोका, उनकी तो चांदी। कविता जी, इक्विटी पर बहुत इन्वेस्टमेंट, हिम्मत चाहिए ऐसे क्राइसिस में भी अपने निवेश को बरकरार रखने में भी। भाई डर के आगे जीत होती है। सही बात है। इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर देखिए कविता जी, मैंने लाइफ में एक अनुभव से सीखा है कि दैट 80% ऑफ द वेल्थ इज नॉट मेड बाय द स्टॉक्स यू बाय, इट इज सिंपली मेड बाय एसेट एलोकेशन। सही बात है। आपने अगर राइट एसेट एलोकेशन रखी और डिसिप्लिन फॉलो करी, तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो ज़रूर होगा। एसेट एलोकेशन क्रिएट्स 80% ऑफ द वेल्थ रादर देन स्टॉक सिलेक्शन। इक्विटी के अंदर आपको IQ नहीं चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। यू डोंट नीड टू मच ऑफ मैथमेटिकल स्किल टू मेक मनी इन इक्विटी, बट यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू नीड लॉट ऑफ कॉमन सेंस टू मेक मनी इन इक्विटीज। ये मूल मंत्र मैंने सीखा है कि आप अगर इक्विटी में पेशेंट रहेंगे तो आपको हमेशा वेल्थ क्रिएट होगी। धीरज और धैर्य ये रखना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल पे मैं आना चाहूँगी, जो मैं इस नोट पे ख़त्म करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि पैसों की समझ आपको कब आई? पैसों के साथ आपका रिश्ता क्या है? क्योंकि हम कहते हैं कि हर किसी का अपना एक निजी रिश्ता होता है पैसे के साथ, अपनी मनी लैंग्वेज होती है लोगों की। लेकिन आपको ये समझ कैसे आई कि ये इतनी अहमियत है? हर किसी को पैसे की अहमियत तो वैसे पता होती है, लेकिन खुद के रिश्ते वाली अहमियत और पैसों की समझ आपको कब आई? मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी अपने पर्सनल अनुभव से, और मैं लोगों से दरखास्त करूँगा जो मैंने गलती करी आप ना करें। मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बहुत लेट समझा। हालांकि मैं बात कर रहा था, मगर उसको अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। शॉर्ट टर्म मेंटालिटी थी थोड़ी ज़्यादा। अच्छा। बोलने में भी शर्म आती है जी, पर जो हकीकत है हकीकत तो बयान करनी चाहिए। पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आई थिंक इज़ द वेरी बेसिक थिंग अबाउट लाइफ। और मैंने कुछ साल पहले अभी ये सीखा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग शायद फाइनेंशियल मार्केट के अलावा पर्सनल लाइफ में भी और आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है। हर लाइफ के हर सेक्टर में। नहीं, अगर आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं और रोज़ अगर आप उसको इंक्रीज़ करें तो आपकी हैबिट अच्छी हैबिट हो जाएगी। अगर आप कोई गलत चीज़ करते हैं, उसको रोज़ इंक्रीज़ करते हैं, तो वो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग नेगेटिव में वर्क होती है। तो हर चीज़ में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। हम हमेशा फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ ओनली फाइनेंशियल नंबर्स, मगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पॉजिटिव वे में हर चीज़, आपके रिश्ते, आपकी आदतें, आपका नॉलेज, आपकी हैप्पीनेस पावर ऑफ कंपाउंडिंग में काम कर सकती है। उल्टी भी काम करती है। अगर आप रोज़ कोई चीज़ को दोहरा कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, बड़ी आदत, कोई ख़राब आदत को आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ भी सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। हम अगर बात करते हैं कि जो लोग एडिक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं छोटी शुरुआत करते हैं, मगर वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उनका इतना बढ़ जाता है कि उनके लिए नेगेटिव है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है मेरे हिसाब से जीवन की सीख है, ना कि स्टॉक मार्केट से हमेशा रिलेशन रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस पर हमें एक अलग पूरी चर्चा करनी पड़ेगी शुरुआत से, और वो ऐसे 10-15 मिनट में नहीं सिमटेगी। आपके पास इतने उदाहरण हैं, सभी उदाहरण को समेट कर हमें पूरा शो करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी बढ़िया बातें की। अब निवेशकों के पास चिंता के लिए कोई भी वजह नहीं है। अपने निवेश को, अपनी रणनीति को बरकरार रखिए, और जैसा कि सर ने भी